यहाँ पे दो प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। एक वे लोग जो सेवा में हैं और एक वे लोग जो सेवा में आने वाले हैं, यानी कि बीएड पीटीसी। ऐसी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग को सुनिश्चित करें जो आगे चल के व्यक्ति के कार्य को सहज बनाए। कौन सा ऐसा मेथड है जो बच्चे के समग्र मूल्यांकन पे जोर देता है। शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो रोज कुछ सिखाता है और कुछ सीखता है। हमारा जो संतुलित दृष्टिकोण है वो चाहे तकनीकी के प्रयोग का हो चाहे उसके न प्रयोग का हो, हमें इस पे संतुलित होने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। जब भी हम स्कूली शिक्षा में बदलाव की बात करते हैं तो ज्यादातर चर्चा होती है नीतियों पर, पाठ्यक्रम पर जहां तक मुझे लगता है बदलाव शुरू होता है शिक्षक के द्वारा। एक शिक्षक ही होता है जो कक्षा के अंदर बदलाव ले आता है, वो चाहे अपने शिष्य में ले आए, अपने विद्यार्थियों में, पाठ्यक्रम में भी, पढ़ाने के तरीके में भी। तो बहरहाल ये बात तो एक दूसरी हुई। आज हमारे साथ हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर के प्राचार्य अभिषेक कुमार पांडे जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और साथ ही जानना चाहूंगी कि एक प्राचार्य होने के नाते शिक्षा से क्या अभिप्राय है आपका? जी, अच्छा प्रश्न है जो सबसे सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे समझ में आता है कि हम जब तक किसी भी क्षेत्र के बारे में, जैसे कि हम लोग शिक्षा जगत की बात करने के लिए बैठे हैं, तो हम पहले उसका ही मूल अभिप्राय समझें कि क्या है। तो शिक्षा से मेरी जो समझ कहती है कि व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी व्यवस्था के बारे में एक समझ को प्राप्त कर सके, अपनी राय बना सके और फिर उनके आधार पे अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हुए, अपने अंदर ऐसी भावना का विकास करते हुए जो समाज के हितार्थ प्रयोग में लाए जा सके, इस योग्य बन पाए, वैसे रिस्पांस को प्रस्तुत कर पाए समाज के सामने। इस योग्य बनाना शिक्षा का मूल कर्म है जी। दुर्भाग्य से आज के समय में शिक्षा को रोजगार का एकमात्र माध्यम समझा जा रहा है, जो कि अपने वैदिक परंपरा से लेके अभी तक की चली आ रही परंपरा के हिसाब से ठीक मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, एक योग्य व्यक्ति अपने स्थान पे जाएगा, लेकिन शिक्षा इसलिए नहीं हमें प्राप्त करनी है कि हम इससे कोई नौकरी पाएंगे। शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि यह मेरे अंदर एक समझ विकसित करेगा जिससे कि हम अपने जीवन को आसान, सहज और अपने लिए भी और समाज के लिए भी बना पाएंगे। इसके साथ ही आगे जानना चाहूंगी कि जिला स्तर पर शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जी, एक अच्छा प्रश्न है। इसमें हमने देखा है कि सामान्य रूप से हम हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या बेसिक के प्राथमिक के स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल देखते हैं। जिले स्तर पे जो संस्थाएं शिक्षा जगत के लिए डेडिकेटेड हैं, काम कर रही हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जहाँ पे बीएसए बैठते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठते हैं, उनके साथ उनके सहयोगी बैठते हैं। जिले स्तर पे दूसरी महत्वपूर्ण संस्था जो माध्यमिक शिक्षा के लिए समर्पित है वो जिला विद्यालय निरीक्षक, DIOS कार्यालय के रूप में जाना जाता है, जिसके प्रमुख जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं और उनके द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी नर्सरी से लेके बाल वाटिका से लेके 8वीं तक की पढ़ाई के लिए स्पेशली प्रशासनिक दृष्टि से स्थापित है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए स्कूल एजुकेशन जो नर्सरी, बाल वाटिका से लेके इंटरमीडिएट तक के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था देने वाली जो व्यवस्था है, इन शिक्षकों के लिए या आगे आने वाले शिक्षक जो है उनके लिए डाइट की स्थापना जिले स्तर पे की गई, जैसे कि सामान्य रूप से लोग डाइट के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। यहाँ पे दो प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। एक वे लोग जो सेवा में है और एक वे लोग जो सेवा में आने वाले हैं, यानी कि बीएड पीटीसी के रूप में सामान्य रूप से लोग जानते हैं। तो बीटीसी जो DLED के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं स्कूली एजुकेशन से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफिस है, ब्लॉक स्तर पे BRC कार्यालय है, जिले स्तर पे मूल रूप से जो है कि कुछ जिलों को मिला के बोर्ड ऑफिस चलता है, जैसे गोरखपुर में अपना है, बनारस में है, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण कुछ केंद्र हैं।
ऐसे जिले पे मंडली मनोविज्ञान केंद्र हैं जो लगभग गोरखपुर में, मैं वहाँ का मंडली मनोवैज्ञानिक के पद पे मैं कार्यरत भी हूँ। तो इसमें लगभग गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल और देवी बस्ती मंडल, ये 3 मंडल आते हैं, जिसमें लगभग 10 जिले हैं। इनके मंडली मनोवैज्ञानिक के तौर पे वहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक साथ में हमारे काम करते हैं। तो बच्चों के मेंटल काउंसलिंग करने के लिए, उनके मानसिक किसी भी प्रकार के द्वंद्व, उनके कैसे मेंटली अच्छा बनाया जाए, उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने से लेकर अन्य जिम्मेदारियां भी हैं जो देखी जाती हैं। ऐसे कुछ और संस्थाएं हैं जो थोड़ी सी किनारे हैं, लेकिन जिले स्तर पे प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। जैसा कि अब शिक्षक बीएड बीटीसी करके शिक्षक तो तैयार होते हैं, पर फिर भी आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में जो शिक्षक हैं उनके अंदर और क्या, आपको क्या लगता है कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या कमियां नजर आती हैं? देखिए, एक शिक्षक के लिए कहा जाता है कि निरंतर सीखने की जो प्रक्रिया है उससे वो गुजरता ही रहता है। शिक्षक एक ऐसा प्राणी है जो रोज कुछ सिखाता है और कुछ सीखता है। कमियां नहीं कहा जाएगा, मेरे हिसाब से है कि क्या क्या जरूरतें हैं जो समय समय पे पूरी होती रहे। तो अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें या स्कूली शिक्षा की बात करें, जिसमें 0 से लेके 12 तक की बात हो रही है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि संसाधन, रिसोर्स, जैसे कि अभी तकनीकी युग में हम चल रहे हैं, तो हमारे पास वे चीजें कि हमारे शिक्षक, सभी शिक्षक जो है कि तकनीकी रूप से दक्ष हो पाए, उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ये कमी नहीं है, अभी क्रमशः जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे और अधिक गति दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत जगहों पे ऐसे देखने को मिलता है कि मैन पावर की कमी, या मैन पावर कहा जाए, या हमारे जो शिक्षक साथी कुछ विद्यालयों में तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक ऐसा मोटिवेशन जिससे कि वो अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करें, अपने कार्य में उनकी रुचि हो, उनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस बना रहे। ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना ये भी बहुत जरूरी है, जो समय की नीड बनी रहती है। और संस्थाएं, वो चाहे प्रशिक्षण संस्थाएं हो या राज्य स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किया जाता रहता है। उनके लिए ऐसी प्रशिक्षणों की, ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिनमें उनकी इन कमियों को डिटेक्ट किया जाए, उनको जो है कि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ये हमारा प्रयास हमेशा जारी रहता है। अभी जैसे आपने तकनीकी की बात की, तो आपको क्या लगता है कि कितना, अब वैसे तो तकनीकी रूप से समृद्ध हुआ है शिक्षा का जो क्षेत्र है, आपको क्या लगता है कि और कितना समृद्ध और होना चाहिए उसे तकनीकी रूप से? जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, डिजिटल तरीके से चीज़ें, अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप कितने पक्ष में हैं इसके, और आपको क्या लगता है कि और कितनी ज़्यादा इस तरीके से समृद्ध होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र को? मुझे ये लगता है कि जो भी नई चीज़ है उसको स्वीकार करनी चाहिए, उस पर हमें मंथन करना चाहिए, उसे प्रयोग करना चाहिए, और उसके जो भी पॉजिटिव निगेटिव्स हैं उन पे विचार करके उसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे वर्तमान में अभी कोविड का दौर था, आपने देखा कोविड के दौर में जो एक व्यवस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रदान किया, वो निश्चित तौर पे एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके माध्यम से हमारे समाज में, हमारे उस वर्ग तक जिसको किसी भी प्रकार की जरूरत हो, चाहे कार्य करने वाले पेशे में जो लोग हैं उनके लिए, या हमारे शिक्षार्थी जो छात्र हैं उनके क्लासेस के लिए, ऐसी व्यवस्था की गई जो शायद और किसी माध्यम से की जानी मतलब संभव नहीं था, और कोई माध्यम इतना उपयुक्त नहीं होता कि वो शिक्षण कार्य को ठीक तरीके से विद्यालयों तक पहुंचा पाए। तो तकनीकी का प्रयोग तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये अपने यहाँ संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जयते, कि बहुत अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारा जो संतुलित दृष्टिकोण है, वो चाहे तकनीकी के प्रयोग का हो, चाहे उसके न प्रयोग का हो, हमें इस पे संतुलित होने की जरूरत है। और संतुलित दृष्टि के साथ अगर हम अपने शिक्षण कार्य को, अपने प्रशिक्षण कार्य को और तकनीकी को अपने शिक्षण में प्रयोग में लाते हैं, तो निश्चित तौर पे शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, उस दिशा में एक बहुत ही सार्थक प्रयास होगा। और वर्तमान में लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तकनीकी रूप से संपन्न क्लासेस निर्मित की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, गोरखपुर में है, अभी हमने एक ट्रेनिंग कराया जिसको डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग के रूप में ही जाना गया। डिजिटल लिटरेसी है और उसमें ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके कैसे हम चैट जीपीटी या ऐसी किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग को सुनिश्चित करें जो आगे चल के व्यक्ति के कार्य को सहज बनाए, और जो
हमारा छात्र, जो हमारा लक्षित वर्ग है, उसको सीखने के लिए एक ऐसा माहौल या ऐसा मंच प्रदान करे कि जिसके लिए इजी टू एक्सेस हो। जी। तो ये तकनीकी का जो संदर्भ है, इस पे मेरी राय यही कहती है कि हमें अपने विद्यालय व्यवस्था में इसको प्रयोग में लाना चाहिए और इसको उन लक्षित वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और भी हमें करना चाहिए, जिससे कि जो कि बाद में वो खुद डिसीजन ले, इस योग्य हो जाए कि मुझे इसका कितना प्रयोग करना है या नहीं करना है। जी सर, जैसे गोरखपुर जैसे जिले में स्कूली शिक्षा को आकार देने में डाइट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जी, हर जिले में डाइट की जो भूमिका है, पहले हम उसे अवगत करा दें आपको कि डाइट जिले की सबसे नोडल एजेंसी है क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए। और ये कैसे करती है? तो सबसे पहले ऐसे शिक्षकों को तैयार करती है, ऐसे छात्रों को तैयार करती है जो आगे चल के शिक्षक बने, जिन्हें प्रशिक्षु के रूप में जाना जाता है। और प्रशिक्षु आगे चल के जब सेवा में आएंगे तो किस प्रकार अपने शिक्षण कार्य को करेंगे, किस किस प्रकार के कार्य उनको करने होंगे, इसके प्रशिक्षण को सुनिश्चित डाइट के द्वारा किया जाता है। जो कि डीएलएड की डिग्री के साथ बच्चे बाहर आते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य में आते हैं। तो जो शिक्षण कार्य में आते हैं तो सेवा में आने के बाद उनमें समय समय पर होने वाले गुणात्मक परिवर्तन, नए शोध हो रहे हैं, नए रिसर्च आ रहे हैं, नए तकनीकी आ रही है, नए मेथोडोलॉजीज शिक्षण कार्य में प्रयोग करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो उनसे उनको समय समय पर अवगत कराने के लिए हर विषय के शिक्षकों के लिए सेपरेट अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण मॉड्यूल डेवलप किए जाते हैं, या अगर एकीकृत ही प्रशिक्षण किया जा रहा है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो प्रशिक्षण है उन्हें अलग क्लासरूम में एक सब्जेक्ट के लोगों को एक साथ बैठाया जाए, उन्हें उस विषय पे हुए नवाचार, उससे बनने वाले टीएलएम, उसमें बनने वाले टीएलएम या ऐसी चीजों से उनको परिचित कराया जाए जिससे कि उनका शिक्षण प्रभावी हो। उनका शिक्षण बच्चों तक ज्ञान को सहज रूप में पहुंचाने और बच्चों में सहज समझ विकसित कराने वाली विधि से उनको खुद अवगत कराया जाता है। उन्हें ऐसे मंच प्रस्तुत किए जाते हैं, दिए जाते हैं, जहाँ पे प्रशिक्षण के दौरान वो अपनी समझ को, जो उनको नई चीजें मिली हैं, वो आपस में चर्चा पर चर्चा करें, उसका प्रेजेंटेशन करें और फिर उसे ले जाके विद्यालय में अपनाएं। तो डाइट में मूल रूप से तो स्कूली शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए ये दो काम हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट, कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या चाहती है, किस तरीके से शिक्षण कार्य को या शिक्षा जगत के जो समय के साथ हुए परिवर्तन के सापेक्ष जो मांग है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम ऐसे करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं जो करिकुलम स्कूलों में लागू किया जाए। साथ ही साथ मूल्यांकन की पद्धति को, कि इवैल्यूएशन के भी मेथड्स बार बार बदलते हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जो बच्चे के समग्र मूल्यांकन पे जोर देता है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे असेसमेंट कराए जाते हैं, जैसे निपुण असेसमेंट हुआ, परख का होता है जिसे नेस सर्वे कहा जाता है। तो इन असेसमेंट्स के माध्यम से हम अपनी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति को जानते हैं और उसमें जो अपेक्षित बदलाव है या उसमें और गुणात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, उस पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और उसे जो है कि वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। एक चीज और, ये सब डाइट के जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे एकेडमिक टीम है, जैसे कि हमारे यहाँ 17 लेक्चरर हैं, किसी भी डाइट में 17 लेक्चर पाए जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और उनको एक स्पेशल योग्यता के साथ वो डाइट में आए हुए हैं। एक विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण के साथ उनके अंदर जो है कि इस अपने विषय में क्या पारंगतता हो सकती है, क्या स्पेशलाइजेशन हो सकता है, क्या बेटर वे ऑफ टीचिंग हो सकता है, आर्ट ऑफ टीचिंग वो अपने सब्जेक्ट को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कि अगर किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ाना है, वर्णमाला पढ़ाना है, तो वर्णमाला को किस तरीके से पढ़ाया जाए। एक शिक्षक को हर शिक्षक को वर्णमाला पता है, हर शिक्षक को गिनती पता है, पहाड़ा पता है, लेकिन इसको पढ़ाया कैसे जाए, बच्चों को पढ़ाने के क्या क्या से अन्य मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर उस विषय की समझ बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और उस विषय की मूल जो आत्मा है उससे उसको जोड़ा जा सके। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे मन में शुरू में आया कि ये तो बहुत छोटी, बहुत सामान्य बातें पढ़ाई जा रही हैं, फिर मेरा परसेप्शन बदला और ये लगभग हर सामान्य व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पे जो
की जा रही टीचिंग है वो तो बहुत सामान्य है, नहीं वो बहुत विशेष है, बस हम देख नहीं उसे पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर डाइट में एक बहुत जो अच्छी बात है कि एक मंच दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के माध्यम से कि वो जाएं अपना प्रैक्टिस करें, तो कैसे टीचिंग करेंगे, कैसे ब्लैक बोर्ड का व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे, कैसे पेन पकड़ना है, कैसे उन्हें अपने लेसन प्लान को बनाना है, लेसन प्लान को कैसे जो है कि डिलीवर करना है, उसके कितने सारे स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप की जब चर्चा हमारे लेक्चरर करते हैं, बच्चों के द्वारा ऐसे लेसन प्लान बनाए जाते हैं और विद्यालयों में जाके उसका अभ्यास किया जाता है। एक प्रकार से इंटर्नशिप के माध्यम से उनमें टीचिंग कौशल का विकास किया जाता है, शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो डाइट ऐसे विभिन्न आयाम हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारा DRU यूनिट है जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के रूप में जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट क्या करता है, जिले के वे रिसोर्स को उन लोगों को अपने साथ जोड़ना जो जिले की किसी विशेष चीज से अपने आप को जिले में स्थापित किए हैं या उस क्षेत्र में उनका नाम है। और जैसे कि शिक्षण में किसी व्यक्ति को राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला है या उसने शिक्षा में कुछ ऐसा नवाचार किया है जो हर स्कूल तक पहुंचना चाहिए, तो हमारे यहाँ नवाचार मेला लगेगा, उसके माध्यम से वो अपने नवाचार को सबके साथ साझा करेंगे और वो नवाचार नई पद्धति जो शिक्षण की है उससे लगभग हमारे सभी शिक्षक अवगत होते हैं। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे विभिन्न यूनिट्स के द्वारा शिक्षा के जो भी नए आयाम हैं, जो नए आयाम हो सकते हैं, नई चीजें हो सकती हैं, या जो हमारा पुराने समय से चली आ रही प्रक्रिया, उन दोनों को एक साथ समन्वय बनाते हुए उनको हमारे शिक्षकों तक पहुंचाया जाता है, हमारे छात्रों तक पहुंचाया जाता है, जो कि स्कूली शिक्षा को बहुत अच्छा बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जी, NEP 2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक के लिए 50 घंटे का निरंतर व्यावसायिक विकास अनिवार्य है। जी। तो गोरखपुर डाइट बाहरी और ग्रामीण ब्लॉकों में हुए इसे कैसे लागू कर रहा है? देखिए, हमारे लिए ग्रामीण और अभी अवसंरचना के विकास के बाद ग्रामीण और शहरी जो एक गैप था वो क्या था, एक्सेसिबिलिटी कठिन थी। ग्रामीण क्षेत्र में रोडें नहीं थी पहले जो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा था, नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा थी। समस्या अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो एक तो ये गैप बचा नहीं है, बहुत कम बचा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक शिक्षा, ये चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान आसानी से मिल जाते हैं जहाँ पे उनके इंटर्नशिप के लिए, उनसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े से इसके अवसर कम होते हैं। अब 50 घंटे का जैसे कोर्स की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो बनती हैं वो अपने आदर्श स्वरूप में बनती हैं कि हमें किस जगह पे एक वो मानक रूप दे दिया जाता है और जिले पे अपने स्तर पे उसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है। जैसे हो सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा में किसी व्यक्ति को टेराकोटा मिट्टी से बनाने वाले बर्तन सीखने में 50 घंटे अधिक हों, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को कोई एक ऐसी कला है जो सीखने में, जैसे इलेक्ट्रीशियन क्या काम करना है, AC का कुछ काम रिपेयरिंग का करना है, तो हो सकता है 50 घंटे से अधिक लगे। तो 50 घंटा तो एक आइडियल मानक रखा गया है। तो एक तो विषय के अनुसार वो संभव है कि समय हमारा आगे पीछे हो जाए, और ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ से हमारे छात्र जुड़ते हैं या जहाँ से हमारे शिक्षक अपने छात्रों के माध्यम से इस शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करना चाह रहे हैं, उसे उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, तो उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण एक पक्ष है कि हम एक तो विषयवार विभिन्न क्षेत्रों का चयन करते हैं और उसके हिसाब से व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स और ये डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को बच्चे तक एक संरचित रूप में, एक सिस्टमेटिक रूप में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें निश्चित तौर पे ये प्रयास जारी है और एक जो बेसिक समझ इस विषय को लेके हमारे स्कूलों में होनी चाहिए, शिक्षकों में होनी चाहिए। वो कई सारे प्रशिक्षणों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, हमारे यहाँ अपने यहाँ कई कार्यशाला व्यावसायिक शिक्षा पे हुआ, जिससे हम अपने स्कूलों को इस ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं और ये चाह भी रहे हैं कि वो अपने यहाँ व्यावसायिक शिक्षा को लागू करें। जमीनी स्तर पे कई सारी चुनौतियां हैं, जो कि संसाधनों की कमी, ऐसे एक्सपर्ट्स की कमी जो इस प्रकार की चीजों को फॉर्मल वे में बता पाए। जैसे कि आप देखेंगे कि एक साइकिल की दुकान पे साइकिल का
कोई रिपेयरिंग करने का काम जो है वो व्यक्ति जानता तो है, वो अपने, जिसे उस्ताद ग्रामीण भाषा में कहा जाता है, वो अपने छात्रों को सिखा भी देता है, लेकिन उसे फॉर्मल वे में नहीं बता पाता है। वो बस बताएगा कि ऐसा करिए फिर ये काम ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको फॉर्मल रूप देने के लिए कई सारे प्रशिक्षणों की जरूरत पड़ेगी, कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी जो व्यवसायिक शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सभी विद्यालयों में एक मॉड्यूल, ऐसा सहज मॉड्यूल उपलब्ध हो जाएगा जो हमारे शिक्षण व्यवस्था में व्यवसायिक शिक्षा के इस लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पूरा करने में मदद मिलेगा। जी सर, आप कैसे मानते हैं कि डाइट गोरखपुर का प्रशिक्षण वास्तव में कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है? देखिए, प्रशिक्षण उपरांत जो है कि एक तो फॉलो प्रशिक्षण किए जाते हैं। फॉलो प्रशिक्षण में देखा जाता है कि इस प्रशिक्षण का प्रभाव कैसा रहा है, और कई सारे शोध हमारी जो नोडल एजेंसी, हमारी जो नोडल बॉडी है स्टेट लेवल पे, जैसे कि SCERT के रूप में जाना जाता है, SCERT के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों पे जो प्रशिक्षण हुए हैं उनसे भी जुड़े विषयों पे शोध कराया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो लेक्चरर हैं वही अपने जिले में विभिन्न विषयों में से किसी विषय का चयन करते हैं और वो जाते हैं उसका रियल इम्पैक्ट पता करने के लिए। जैसे भी हमारे यहाँ मैथ और साइंस का उसके किट के प्रशिक्षण को संपन्न कराया गया था, तो साइंस किट का प्रशिक्षण कितना प्रभावी है इसके लिए हमारे ही प्रवक्ता ने शोध किया, और उस शोध में उन्होंने पाया कि यह किट का जो प्रशिक्षण है वो कितना प्रभावी हो पा रहा है, और उनको ये लगा कि प्रशिक्षण का जो इम्पैक्ट है बहुत ही सकारात्मक है। और इसे और बेहतर रूप से अगर हम किट के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए तो ये हमारे स्कूली शिक्षा में इस इन सर्विस ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को स्टडी करने का ये जो तरीका था, ये तो हमें तरीका नहीं बताया कि हम इस प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो अधिक से अधिक मात्रा में कराएं, और दूसरा ये है कि ये जो माध्यम है कि हम रिसर्च करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, ये हमारे लिए, आपका जो प्रश्न था उसका जवाब है कि कैसे हम अपने किसी भी प्रशिक्षण का इम्पैक्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे हैं, असेसमेंट किया जाता है जिनमें हमारे शिक्षक विभिन्न विद्यालयों से बुलाए जाते हैं और उनके कार्यों से देखा जाता है कि इनका जो प्रशिक्षण हुआ था वो सही दिशा में फलीभूत हो रहा है या नहीं। एक चीज और जानना चाहूंगी कि डाइट गोरखपुर गतिविधि आधारित शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा पद्धति और स्थानीय संस्कृति त्योहारों को पाठों में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है? डाइट गोरखपुर में अपने क्षेत्र विशेष के जो विशेष चीजें हैं, जैसे कभी भोजपुरी हमारे क्षेत्र की एक भाषा है। अभी हमारे यहाँ से कुछ लोगों को SCERT लखनऊ भेजा गया है कि हमारे जो खेल आधारित या हमारी जो मातृभाषा में जो विषय हैं उनके लिए कंटेंट का डेवलपमेंट करना है। तो गोरखपुर क्षेत्र से, आजमगढ़ क्षेत्र से भोजपुरी पे काम करने वाले लोगों को भेजा गया है। हमारी लोक संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व तो भाषा है और हम देख रहे हैं कि इस पे हमें स्टेट लेवल से ही ऐसे विभिन्न कार्यक्रम और कंटेंट डेवलपमेंट के अवसर मिल रहे हैं जिसमें हम अपने आप, हमारे यहाँ की प्रतिभागिता इसको और बेहतर बना रही है जो लोक संस्कृति के अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करती है। खेल आधारित शिक्षा और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, तो हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो विद्यालयों में जाते हैं और उनके द्वारा एक अपने शिक्षण कार्य को एक तो इंटर्नशिप के माध्यम से एक्टिविटी बेस किया जाता है और विभिन्न ऐसे कार्यक्रम खेल के आयोजित किए जाते हैं जिनमें बच्चों में इस प्रकार की अभिवृत्ति का विकास हो कि वो सहज ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा जो है वो सहज दृष्टि से है, खेल खेल में हम सीख लें, तो कोई दबाव न हो बच्चे के ऊपर। और ऐसे जब शिक्षक बन के जो आएंगे तो वो शिक्षक अपने छात्रों के साथ ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि उन्होंने खेल खेल में विषय का ज्ञान बच्चों तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे विभिन्न मॉड्यूल्स हैं, ऐसे विभिन्न ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं जिनमें हम लोग खेल आधारित प्रशिक्षण का अभी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण होने वाला है। अभी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हम लोगों को एक मतलब प्रोफार्मा मिला है जिसमें क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें खेल आधारित प्रशिक्षण ही होने वाला है। तो जो खेल आधारित शिक्षक या खेल के जो शिक्षक हैं उनको ये अवसर मिलेगा कि वो अपने इस नॉलेज में उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और साथ ही साथ वे लोग
इस प्रशिक्षण के बाद खुद भी ऊर्जावान महसूस करेंगे कि हमें जो है कि इस प्रशिक्षण को अपने क्लास शिक्षण में खेल को महत्वपूर्ण विषय के रूप में लेके चलना है, जो कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो बच्चों में ऐसा हो, इसके लिए डाइट, SCERT और हमारी स्कूली शिक्षा से जुड़े जितने भी शेयर धारक हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक जी, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बारे में एक मिथक जिसे आप इस मंच पर दूर करना चाहते हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बारे में मिथक समाज में कई सारे हैं। एक ये है कि वो काम नहीं सरकारी स्कूलों को ही लेकर के बहुत सारे मिथक हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो काम नहीं करते हैं, लेकिन सही बात ये है कि वो बहुत काम करते हैं जी। इस देश की जो नींव है वो शिक्षा व्यवस्था ने ही डाली है। आज शिक्षा के विभिन्न संस्थाएं खुल रही हैं, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाएं हमारे स्वतंत्रता के बाद से ही, उसके पहले से भी हमारी जो सरकारी व्यवस्था है जी, हम ये मानते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह से। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़ के आए और हमें लगता है कि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक अपना जो सबसे बेहतरीन हो सकता है वह समाज को दे रहे हैं। हाँ, बहुत जगह कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि एक्सेप्शंस हर जगह ही कोई होते हैं। ऐसा है नहीं, कोई क्षेत्र छोटा हो, तो एक्सेप्शन यहाँ भी पाया जाएगा निश्चित तौर पे, और वह भी कुछ सीख दे के जाता है। जब तक हम ये ना जाने कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, तो एक प्रकार से उसे भी पॉजिटिव लेके चलें और ये मान के चलें। सबसे पहले तो इस मिथक को दूर करें कि सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं करते हैं। गुरु निंदा अच्छी बात नहीं होती है। तो शिक्षकों के बारे में ऐसा कोई भी कमेंट उचित नहीं है जी, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप विचार कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मिथक है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि डाइट गोरखपुर के प्राचार्य के रूप में जिले के उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो शिक्षण को करियर के रूप में चुन रहे हैं? सभी हमारे जो छात्र साथी हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज रहेगा कि अपने अंदर धैर्य बनाए रखें, निरंतर अभ्यास करते रहें और जिस दिशा में जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि मैडम ने तो अभी कहा कि शिक्षक बनने वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो विशेषकर ये है कि आप निरंतर अपने अध्ययन को जारी रखें, अपने अंदर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट करें और धैर्य के साथ परीक्षाओं के जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आप प्रतिभाग करें। रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी आता है उसे मन से स्वीकार करें और फिर एक अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपने आप को फिर मजबूत बना के खड़े हों और उस तैयारी को कंप्लीट करके जब आप शिक्षा जगत में सेवा करने के लिए आ रहे हैं तो हम आपसे एक अपेक्षा भी करेंगे कि आप एक बेहतर छात्र का निर्माण कर पाएं जो कि समाज के हित में और समाज के लिए अपने आप को समर्पित करे। धन्यवाद। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक कुमार पांडे जी। इसी तरह शहर के अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।